रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने बॉर्डर के उस पार मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करके कई मिलिट्री फैसिलिटीज और एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन से हमें क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल इंडिया यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत पर यानी आप पर और मुझ पर इस वॉर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें इससे हेल्प हो। क्यों और कैसे ये आप समझ ही जाएंगे। इस पूरे सिचुएशन में भारत का क्या स्टांस है, भारत ने किसकी साइड ली है और किस सिचुएशन में भारत का फायदा होने वाला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस साल 30 जनवरी को इस इशू के बारे में वोटिंग हुई एंड इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने कोई वोट नहीं किया, नॉट इन फेवर और नॉट अगेंस्ट इट ईदर। भारत के लिए देखा जाए तो एक साइड पर है रशिया और दूसरे साइड पर है वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप और अमेरिका। रशिया भारत का एक लॉन्ग टर्म एलाई, 86% इंडियन वेपन्स रशिया से आते हैं। दूसरे साइड है यूएसए, जिसके साथ पिछले कुछ ही सालों में इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने लगे। क्वाड के थ्रू हम नए स्ट्रेटेजिक एलाइज बना रहे हैं। यूएसए एंड क्वाड के थ्रू चाइना को काउंटर करने के लिए एक्टिव स्ट्रेटेजीज प्लान हो रहे हैं। इंडियन ओशन में भारत एक इम्पोर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से ट्रेड में आसानी होती है। ये भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है क्योंकि चाइना के एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी से भारत को खतरा है। चाइना के एक्सपांशनिस्ट प्लान्स को हमने इस वीडियो में कवर किया था। इंडिया के लिए सिचुएशन ऐसी है कि हम कोई भी साइड चुने, नुकसान हमारा ही। कहते हैं देयर इज नो विनर इन अ वॉर। कॉमन मैन के लिए वॉर गुड न्यूज नहीं है। मार्केट ओपन होने के कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 2700 पॉइंट्स नीचे आ चुका था। लोगों ने पैनिक सेल करना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में 7.5 लाख करोड़ रुपीस की वेल्थ मार्केट से चली गई। अगले कुछ महीने बहुत वॉलेटाइल होने वाले हैं मार्केट्स के लिए, क्योंकि जो अगले कुछ दिनों में होगा दैट विल सेट द टोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस ईयर। रशियन स्टॉक मार्केट ने एक ही दिन में 50% मार्केट वैल्यू खो दी है और इम्पैक्ट सारे एशियन मार्केट्स पर हो रहा है। रशियन इन्वेजन के बाद यूएस ने रशिया पर सीवियर सैंक्शंस लगाने का वादा किया। रशिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। यूरोप में आने वाला 1/3 ऑयल रशिया से आता है। रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद वहां से यूरोप में आने वाला ऑयल बंद होगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ऑलरेडी तेजी से 7 ईयर हाई मार्क क्रॉस कर चुके हैं। पिछले साल ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 100 का आंकड़ा टच कर चुके थे। अब 6 से 7 रुपए और महंगे होने के चांसेस हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल फ्लाइट्स 25% से 45% ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बढ़ते ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट देश के इंपोर्ट बिल पर और अल्टीमेटली हमारे पॉकेट्स पर होगा। जब भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से बिजनेसेस के मार्जिन्स कम होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट सारी इंडस्ट्रीज में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इलेक्शन के समय जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हैं वहां प्राइसेस नहीं बढ़ते, लेकिन इलेक्शंस के बाद प्राइसेस जरूर बढ़ते हैं। नवंबर से फ्यूल प्राइसेस बढ़े नहीं थे। स्टेट्स और सेंटर ने टैक्सेस कम किए थे टू रिड्यूस द प्राइसेस, बट इस प्राइस स्क्वीज की वजह से टैक्सेस और कम करने पड़ेंगे, जिसका गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर असर पड़ेगा। भारत रशिया से $2 बिलियन के ऑयल्स एंड मिनरल्स, 830 मिलियन के प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स और 600 मिलियन के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। सैंक्शंस के बाद ये सारे ट्रेड्स रुकने के चांसेस है, लेकिन इसका फायदा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को और उनके कंपीटिंग देशों को जरूर होगा। यूक्रेन भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। भारत के रैनबैक्सी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसे कंपनीज के यूक्रेन में ऑफिसेस और इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। ट्रेड सिचुएशन में एक स्लिम पॉजिटिव है। यूक्रेन और रशिया दोनों ग्रेन के बहुत बड़े सप्लायर्स हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होने वाले वैक्यूम को भारत फिल कर सकता है बाय सेलिंग व्हीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। व्हीट की प्राइसेस 9 ईयर हाई पर हैं और इस साल भी एक रिकॉर्ड ग्रेन हार्वेस्ट एक्सपेक्टेड है। तीसरा इम्पैक्ट है एडिबल ऑयल्स पर। भारत का 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से आता है। हम हर मंथ 2 लाख से 3 लाख टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एडिबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम भारत के 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में मेडिसिन और इंजीनियरिंग सीख रहे हैं और इस सिचुएशन की वजह से वो यूक्रेन में अटक चुके हैं। आई होप इन्हें वापस घर लाने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी। एक न्यूट्रल स्टांस की वजह से बातचीत करके उन्हें वापस ला पाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आज रशिया उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो एक वॉर अफोर्ड कर पाए। See, even if Russia wins, it will be a loser. Stock market इसका एक प्रूफ है। रशिया एक ऑल आउट वॉर जैसा ड्रास्टिक स्टेप ना ले पाता अगर उसके पास चाइना जैसा एक पावरफुल एलाई न होता। चाइना 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है और रशिया उसके लिए एक वेपन है, एक टूल है जिसके जरिए वो यूरोप और यूएसए को बिजी रख सकता है। चाइना के मनी पावर के बिना रशिया अपना ये अग्रेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता। इस सारे सिचुएशन को दुनिया किस नजरिए से देखती है, इस पर डिपेंड करता है कि चाइना ताइवान को कैसे ट्रीट करता है। क्या फ्यूचर में चाइना भी ताइवान को इन्वेड कर देगी? इसीलिए कई लोग वर्ल्ड वॉर 3 होने की बात कर रहे हैं। एक न्यूक्लियर वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 एक वर्ल्ड एंडिंग डिजास्टर हो सकता है। लेकिन शायद ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, कोल्ड वॉर 2 जरूर हो सकता है। इन शॉर्ट, दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। नए अलायंस फॉर्म हो रहे हैं। सो लेट्स होप इस मसले का हल जल्द से जल्द निकले। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई बातें समझने में हेल्प हुई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको चीजों का मतलब एक सिंपल भाषा में समझाने से मुझे फर्क पड़ता है।